नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ उर्वशी का 14वां भाग लेकर। लेखिका श्रीमती शिल्पा मेहता अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज विद निधि नागर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और स्टोरीज पर आपके लाइक्स और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है। उस रात उर्वशी परेशान थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, जिंदगी को अब कैसे आगे बढ़ाए। यही बस उधेड़-बुन थी कि वो क्या करे और क्या नहीं। इसी उधेड़-बुन के चलते एक हफ्ता बीत गया और वो अब भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई थी। एक तरफ पिता का कपड़ों का कारोबार था, जिसकी अब वो इकलौती वारिस थी। दूसरी तरफ पति का ट्रांसपोर्ट का काम था। आखिर कौन सा रास्ता चुने? ये देश, ये शहर छोड़कर विदेश चली जाए? करे तो क्या करे जिससे जिंदगी आराम से गुजर सके? उससे दुबे जी बार बार किसी निर्णय को लेने के लिए समझा रहे थे। उर्वशी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। आखिर एक हफ्ते बाद काफ़ी सोच समझकर उर्वशी ने आज दुबे जी से बात करने की सोची। उसके मन की दुविधा अब खत्म हो चुकी थी। उर्वशी ने कहा, काका, मैंने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय किया है कि अभी तो मैं बाऊजी और रंजीत का बिजनेस ही संभालूंगी, साथ में आपकी पार्टी भी ज्वाइन करूंगी। मैं चाहती हूँ कि उदय को कोई तकलीफ ना हो। अब इसका मेरे सिवाय और कोई नहीं, सो मैं इसकी सुरक्षा मेरा पहला धर्म है। अभी उदय छोटा है तो इसे मैं विदेश मम्मी के पास भेज दूंगी। जब तक ये यहाँ है, मोनिका की नज़र हम पर है। जब उसे यकीन हो जाएगा कि मैं अब उसके रास्ते में नहीं आऊँगी, तो वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए अभी मैं बिज़नेस में लगी हूँ, यह यकीन उसे दिलाना ज़रूरी है। बाद में आपकी पार्टी की कार्यकर्ता बन जाऊँगी, पर जो भी हो, इस औरत को अब इसके किए की सज़ा तो मैं दिलाकर ही रहूँगी। ये बोलते हुए उर्वशी में गजब का आत्मविश्वास था। उसने अपने आने वाली जिंदगी की रूपरेखा तैयार कर ली थी। वो अब जानती थी कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। पहली बार उसके इस रूप को देखकर दुबे जी भी अचंभित थे और आश्वस्त भी। आज नाजुक और भोली सी उर्वशी शेरनी बन अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए तैयार थी। दुबे जी बोले, बेटा, तुम जो भी करना चाहती हो, मैं उन सब में तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। उर्वशी ने भरे गले से कहा, काका, आपके सहारे ही तो मैं ये जंग लड़ने को तैयार हुई हूँ। अगर आप ना होते तो शायद मैं ये सब करने के बारे में कभी सोच भी ना पाती। मेरी इस जंग में आपको मेरा बहुत बहुत साथ देना होगा। अभी आप बस अपने कुछ विश्वस्त लोगों को मोनिका के आसपास लगवा दीजिए। वो मुझे बेवकूफ़ समझती है, जो मेरे लिए इस समय काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार मैं अपना काम आराम से कर पाऊंगी। दुबे जी ने भी अपने कुछ आदमी मैना देवी के बंगले में काम करने के लिए लगा दिए थे, जो हर समय मोनिका पर नज़र रखते थे। उस दौरान उर्वशी अपने पिता के बंगले में रहने लगी। उसने अपने पिता की बंद पड़ी दुकानें खुलवाकर फिर से काम शुरू कर दिया। अब रंजीत की ट्रांसपोर्ट कंपनी भी वो ही संभाल रही थी। बाज़ार में दोबारा पैर जमाना कोई आसान काम नहीं था। काफ़ी दिक्कतें उसे आ रही थीं, पर वह उन सब से जूझ रही थी। उदय को पढ़ाई की खातिर उसने पहले शिमला हॉस्टल में दाखिल कराया। मैना देवी कभी कभी उदय का हालचाल पूछने के बहाने उर्वशी को फ़ोन कर लेती थीं। मोनिका काफ़ी सजग और सतर्क रहती।
कहीं मैना देवी के मन में फिर से उर्वशी और उदय के लिए प्रेम न पैदा हो जाए। उसे लगता उन दोनों को जिंदा छोड़ना कहीं भारी न पड़े। फिर सोचती अब वे लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी प्रकार तकरीबन 1 साल निकल गया। उदय अब 8 साल का हो चुका था। उर्वशी ने भी बिजनेस को लगभग संभाल लिया था। मोनिका भी उनकी तरफ से निश्चिंत थी कि अब यह अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए बिजनेस में डूबी है, तो इससे अब कोई खतरा नहीं है। मैना देवी राजनीति में नई ऊंचाइयां छू रही थी। मोनिका हर समय उनके साथ रहती थी, हर पार्टी मीटिंग में उनके साथ मौजूद रहती थी, एक पल के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ती। लोगों को लगता कि मैना देवी कितनी भाग्यशाली हैं जो उनको ऐसी बहू मिली है, उनका कितना ख्याल रखती है वो। पर असलियत मैना देवी जानती थी या मोनिका। दुनिया को दिखाने के लिए मोनिका उनका खूब ख्याल रखती, पर असल में इस प्रकार वो उन पर नज़र रखती थी। मैना देवी एक कैदी की तरह उसकी गिरफ्त में थी। वो क्या खाएंगी, क्या बोलेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, सब मोनिका ही निश्चित करती थी। मैना देवी चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रही थी। तकरीबन 1 साल बाद एक दिन मैना देवी ने मोनिका से कहा कि वे एक बार उर्वशी और उदय से मिलना चाहती हैं। क्या पता ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। मोनिका ने कुछ सोचा, फिर बोली, मैं ही आपको आपकी छोटी बहू से मिलवाने ले चलती हूँ। तो मैना देवी ने जलती निगाहों से उसे देखा। मोनिका उन आँखों से अंदर तक सहम गई, फिर खुद को काबू में करके बोली, ऐसा क्या है जो आप अब उससे मिलना चाहती हैं? कहीं आपका दिल तो नहीं पिघल गया उसके लिए? ये बात मोनिका ने ऐसे कही कि मैना देवी सोचने लगी, कहीं ये उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, वह उनकी बहू है और कुछ चीज़ें हैं जो वह उसे देना चाहती हैं, जो रंजीत की हैं और उन पर उर्वशी का हक है। सो वह देकर वे हमेशा के लिए अपना नाता उससे ख़त्म करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उर्वशी ही रंजीत की मौत की जिम्मेदार है। मैं उससे बहुत नफ़रत करती हूँ, पर यह आखिरी मुलाकात ज़रूरी है सब खत्म करने के लिए। तो मोनिका बोली, चलिए, ये भी अच्छा है कि आप जल्दी ही सब समझ गईं। आप जब भी जाना चाहें मैं सब इंतज़ाम करवा दूंगी। मैना देवी ने कहा कि वो कल ही उर्वशी से मिलना चाहती हैं। मोनिका ने उर्वशी के ऑफिस में खबर भिजवा दी। उर्वशी इस प्रकार मैना देवी के मिलने आने की वजह नहीं समझ पा रही थी, पर उसने उन्हें मना भी नहीं किया। वो जानना चाहती थी कि आखिर वे उससे क्यों मिलना चाहती हैं। इधर मैना देवी ने उदय और रंजीत का सामान अपने कमरे में ही रखा था। उन्होंने रंजीत की डायरी निकाली, फिर चारों तरफ सावधानी से देखकर उन्होंने उसमें कुछ लिखना शुरू कर दिया। काफ़ी रात तक उसमें कुछ लिखती रहीं। फिर उन्होंने उसे सावधानी से सामान में ऐसे रख दिया जिससे किसी की नज़र उस पर आसानी से ना पड़े। सुबह 9-10 बजे के करीब मैना देवी सामान लेकर जब उर्वशी से मिलने जाने लगी तो मोनिका सामने आ गई। बोली, ये कौन सा खजाना है जो आप अपनी प्यारी बहू को देने जा रही हैं? मैना देवी ने जल्दी से कहा, ये रंजीत और उदय का कुछ सामान है जो उर्वशी को देकर वे सारे रिश्ते खत्म करने जा रही हैं। ये सुनकर मोनिका निश्चिंत हो गई। ड्राइवर से बोलकर वह जल्द ही उर्वशी के घर चली गई। उनको शक था कि मोनिका ने अपना कोई ना कोई जासूस उनके पीछे ज़रूर लगाया होगा, जो कहीं ना कहीं सही भी था। असल में उसने एक आदमी उनके पीछे लगा दिया था। खैर, मैना देवी अब उर्वशी के सामने थी। उसे देखकर उनका दिल भर आया। ये वही उर्वशी थी जो इतनी सुंदर थी। आज वो बेरंग कपड़ों में वीरान सी दिख रही थी। उनका दिल उसे देखकर बार बार खुद पर लानत भेज रहा था। समय और हालात ने उसे तोड़ दिया था, पर अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जो मैना देवी के लिए राहत की बात थी।